Hello students, uh, we will discuss IR questions in Simulator Test 2 in Study IS by Manikant Singh. IR एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन तो बहुत नहीं आते, मैक्सिमम 50 marks or 40 marks. That's how we get the questions there, 40 to 50 marks. बहुत ज़्यादा पढ़ाई आप नहीं कर सकते IR के इन 4-5 क्वेश्चंस के लिए. कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन few questions in IR could be totally analytical. Few questions in IR could be factual, and yet other set of questions that may be raised to you may be hypothetical. फिर से हाइपोथेटिकल IR के सवाल हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया 25 साल के बाद कैसा देश बनेगा और क्या होगा. हाइपोथेटिकल. एनालिटिकल कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया और अमेरिका ने ऐसे ऐसे बोल दिया, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए. एनालिटिकल. फैक्चुअल, इंडिया EU ट्रेड एग्रीमेंट के मेन फीचर्स होता. So first you need to find out what kind of question is there. Only extra care which you need to take in IR is to use the vocab of IR. Follow the overall policies of Government of India. Follow what S. Jaishankar says in general in your answers. And understand the diplomatic nature, diplomatic politics in IR. Because you may feel कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है, या अपोजिशन में से कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है. बट यू शुड नॉट डू दिस, बिकॉज अपोजिशन जो बोलता है ऑपरेशन सिंदूर पे फॉर एग्जाम्पल, वो पॉलिटिक्स है. तो आप भी वही सवाल नहीं पूछ सकते ना. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए we need to find out what could be a good answer for the IR. First question in IR: amidst the instability in global trade order, assess the major challenges and measures that India should adopt to deal with it. ये फैक्चुअल सवाल. इस सवाल में एनालिसिस कुछ नहीं, उसमें सब कुछ पहले ही से दे दिया है कि इंस्टेबिलिटी है. अब आप चैलेंजेस बता दो और क्या इंडिया को करना चाहिए ये बता दो. ठीक है. 2-4 फैक्ट आपको पता होनी चाहिए, 2-4 बातें पता होनी चाहिए. टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे: ग्लोबल अनसर्टेनिटी, टैरिफ वॉर, ट्रम्पिज्म, द फेल्योर ऑफ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड. अब ये क्या हो रहा है, देखो मैं क्वेश्चन के हिसाब से IR के टर्म्स तैयार कर, और मैं खुद को बता रहा हूं कि जो भी मैं आंसर लिखूंगा मुझे ये टर्म्स यूज करने. प्रोटेक्शनिज्म, मेक इन इंडिया, नेशनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया, फ्री ट्रेड. अब ये सारे IR के टर्म्स हैं और इन सबका आपको प्रयोग करना है. ठीक है. तो फैक्चुअल क्वेश्चन होने के नाते इसमें देख लेते हैं ग्लोबल मेजर चैलेंजेस: राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स, लिमिटेड मार्केट्स, WTO compliance, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स. कुछ ना कुछ ट्रम्पिज्म, ट्रम्प वम्प के बारे में लिखना है. ठीक है. सॉल्यूशंस भी यहां दिया है: मेजर्स इंडिया शुड अडॉप्ट. इसमें 2-4 जनरल बातें सब लोग लिखेंगे, आप भी लिख दो, बिकॉज शुड अडॉप्ट है ना. क्या करना चाहिए, कॉमन सेंसिकली प्रैक्टिकली जो जो आपको लगता है इंडिया को करना चाहिए वो लिख देना. इसको टेंशन नहीं लेना, सब सही है. जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स एक ही तरह के पॉइंट लिखेंगे, बस सिमिलर नेचर के पॉइंट वो लिख देंगे. इसकी चिंता नहीं करनी, इसकी चिंता नहीं करनी. ठीक है. enhancing strategic conclusion and all those things which is there.
है ना। तो कुछ ऐसा नहीं बोल देना है कि इंडिया को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो जो बेसिक बात है उसी को करने की बात करनी है। कुछ आगे जाने की इसमें जरूरत हमको होनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, is the policy for dehyphenation important for India in the case of Israel Palestine relevant? Can this policy be expanded for the entire West Asia region? इंडिया ने इजराइल को पैलेस्टाइन से अलग कर दिया, ये हाइफन है, इस हाइफन से अब नहीं देखता इजराइल पॉलिसी अलग है पैलेस्टाइन पॉलिसी अलग है। ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है वो बता देना है, ऐसा करने से क्या फायदा है इंडिया को वो बता देना है ना। और पूरे वेस्ट एशिया में क्या ऐसा हो सकता है, अब श्योर नहीं है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप दोनों लिख दीजिए, अगर होगा तो फायदा क्या होगा और नहीं होगा तो घाटा क्या होगा। मतलब क्या है कि एंटायर वेस्ट एशिया रीजन इजराइल वर्सेस वेस्ट एशिया नहीं कर सकते ना, क्योंकि यूएई है, कतर है, सऊदी अरब है, ओमान है, कम से कम ये देश तो इंडिया के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इवन इफ वी हैव इन अदर कैटेगरी ईरान, कुवैत, इराक, तो वेस्ट एशिया के साथ रिलेशन बड़ा ही एक अलग है, और उसमें पैलेस्टाइन से अलग करना एक दूसरा इश्यू है, बट पूरे वेस्ट एशिया से डिहाइफनेट करने का कोई सवाल नहीं उठता है। डिहाइफनेशन पॉलिसी इन इंडियाज फॉरेन रिलेशन रेफर्स टू स्ट्रेटेजिक अप्रोच। India has moved away from its traditional hyphenation. Dehyphenation in strategic autonomy, economic security, relevance of dehyphenation in the West Asia. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने वेस्ट एशिया इजराइल को डिहाइफनेट किया है। सी राजा मोहन ने अपना क्या क्या बोला इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप बेसिक बात करो, जीएस के स्टूडेंट यार आप बेसिकली समझते हो, ये बहुत है। क्वेश्चन नंबर 3, examine the significance and importance of BRICS in the world order. Examine the significance and importance of BRICS in the world order. Is it anti-West? Anti-West तो नहीं है ना, ये तो क्लियर हो गया। नो, इसके 4-5 पॉइंट लिख देना, नो 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 नो। दूसरा, क्यों एंटी वेस्ट कहा जा सकता है या क्यों कहा जाता है, ट्रम्प साहब क्यों बोलते हैं एंटी वेस्ट? डी डॉलराइजेशन वाला 2 लाइन लिख देना, डी डॉलराइजेशन डिबेट। अभी जो ट्रम्प ने टैरिफ वॉर चलाया है, तो ब्रिक्स में ब्राजील और इंडिया पे 50% लग गया, रशिया पे तो और ज्यादा है, चाइना पे भी 15-20% है, तो ब्रिक्स के सारे देश, साउथ अफ्रीका वाले भी परेशान है, तो ये सारे मिलके अगर ट्रम्प की पॉलिसी के लिए काउंटर मूव कर दें ज्वाइंट, तो क्या एंटी वेस्ट होगा? इसको भी लिखना है, हम यही लिखेंगे नहीं होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे ये नहीं बोलना है, करेंगे वही जो नेशनल इंटरेस्ट में, और क्या है पता नहीं। आईआर में सर्टेन कुछ नहीं होता, नो परमानेंट एनिमी नो परमानेंट फ्रेंड। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स के रेलिवेंस को बताना है, कब शुरू हुआ, क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रम्पिज्म में, नॉन ट्रम्पिज्म में, दोनों तरीके से इसको देखना है। और टोटल पॉलिसी एंटी अमेरिका हमारा कुछ नहीं है, अपना फायदा कहाँ है ये देखना है। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें, ये सबसे बड़ी हमको बात करनी है। तो यहाँ देखते हैं, ब्रिक्स इतना इतना अफ्रीका बन गया, ज्वाइन कर लिया, बैंक बना दिया, मल्टी पार्टी सिस्टम है, नो मल्टीपोलैरिटी यू कैन से, ग्लोबल ऑर्डर, अमर्त्य सेन आइडिया ऑफ जस्टिस, ब्रिक्स। ट्रम्प को लेके आओ, इसमें लेटेस्ट डिबेट दिखाओ ना, करंट अफेयर्स लिखो, पुरानी बातें मत, अपने आप हो जाएगा।
ब्रिक्स का चेयरमैन इंडिया बनने वाला है कुछ ही महीनों में। क्वेश्चन नंबर 4, आईआर में क्वेश्चन नंबर 4, what are the major components of India's soft power? Traditional question, very traditional question. So first paragraph, what is soft power? Components of soft power, 1 2 3 4 5 6 maximum. How has India's soft power proved to be major elements for inclusive world? गागा नहीं होना इस पे, यानी कि आप लिखो कि इंडिया ने यूज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सफल हो गया है। हमने G20 में अफ्रीका को G20 का मेंबर बनवा दिया। इंडिया क्लाइमेट इनिशिएटिव में ग्लोबल कई लीडरशिप रखता है, बहुत सारे उसमें। इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का प्रोमिनेंट लीडर है। बट इंडिया इज मोर ऑफ अ मॉरल प्लेयर, नॉट अ जियोपॉलिटिकल प्लेयर ना। तो सॉफ्ट पावर से कोई ग्रेट ऐसा हो गया हो बिना मतलब कि मत लिख देना यार। लिखो कि हाँ हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट राइट कि सॉफ्ट पावर थोड़ी सी दिक्कत है, और हार्ड पावर की दुनिया में सॉफ्ट पावर का रेलिवेंस हमेशा लिमिटेड ही होता है, और सॉफ्ट पावर भी उसी का चलता है जो हार्ड पावर में नंबर 1 होता है। तो इन सारी बातों को देखते देखते ही आपको अपने सारे उत्तर लिख डालने, ठीक है। So this was the year. I hope you understand a bit of it, and best of luck for the exam and for the next paper. Thank you.